नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसीडी का इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, तुमसे पूछा जाता है। तो इंडिकेशन में एक तुम्हारा प्लूरल इफ्यूजन होगा, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स। प्लूरल इफ्यूजन मतलब फ्लूड, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स होगा। पोस्ट थोरेकोटॉमी, थोरैक्स का कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसमें क्या था, फ्लूड इकट्ठा होने के चांस है, इसलिए आईसीडी डाला जाए ताकि फ्लूड बाहर आ जाए, मतलब वहाँ पे कंप्रोमाइज ना हो। पोस्ट लंग रिमूवल, अगर किसी को मान लो लंग का कार्सिनोमा हुआ या कोई ऐसा एकदम फाइब्रोस हो गया है, लंग्स को रिमूव करना पड़ा, तो वहाँ पे स्पेस तो है ही है, उसमें इकट्ठा हो सकता है, इसलिए सर्जरी के बाद उसमें डाला जाता है, ठीक है। 2-3 दिन बाद, 5 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है, ठीक है। पोस्ट कार्डियक सर्जरी, अगर कार्डियक सर्जरी है तो उसके बाद भी डाला जाता है, जो ड्रेनेज है उसको ड्रेन करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा शब्द लिख दिया प्लूरल इफ्यूजन। अब इसमें प्लूरल इफ्यूजन में आपका काइलोथोरैक्स हो जाता है, लिम्फ, अगर लिम्फ का एक्युमुलेशन है, ठीक है, हाइड्रोथोरैक्स हो जाएगा, प्योर सीरियस फ्लूइड है, इम्पाइमा अगर पस है, या इसी को पायोथोरैक्स बोल देंगे, इम्पाइमा या पायोथोरैक्स, या हीमोथोरैक्स अगर उसमें जो फ्लूइड है वो फ्लूइड ब्लड के रूप में है। तो डिपेंड करता है क्या फ्लूइड है, उसी के बेसिस पे उसका नाम पड़ जाएगा। काइलोथोरैक्स मतलब लिम्फ, फ्लूइड जो है वो लिम्फ है, ठीक है, काइलोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स प्योर सीरियस फ्लूइड है, इम्पाइमा या पायोथोरैक्स पस है करके, और हीमोथोरैक्स अगर ब्लड का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे इतने इंडिकेशन है, आपसे इंडिकेशन पूछा जाएगा, आईसीडी होगा। दूसरा, अगर इंडिकेशन होगा तो कंट्रा इंडिकेशन होगा। कहाँ पे आप आईसीडी अवॉइड करेंगे, तो एक अनकरेक्टेड कोआगुलोपैथी और अनकरेक्टेड, अगर आपने करेक्ट कर लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए, वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनकरेक्टेड कोआगुलोपैथी। मानो पीटीआई ना ड्रेंज है, ठीक है, कोई उसको इनहेरिटेड या एक्वायर्ड कोआगुलोपैथी है और वो करेक्शन नहीं है। या डायाफ्रागमेटिक हर्निया, अगर डायाफ्रागमेटिक हर्निया है तो आप डाल देंगे, जाके उसमें पड़ जाएगा, ठीक है, उसमें जो बावल है उसमें इंजरी कर सकता है। तो डायाफ्रेगमेटिक हर्निया में कंट्राइंडिकेशन है, क्योंकि डायाफ्रेगमेटिक हर्निया कभी कभी कुछ केस ऐसे आते हैं, डायाफ्रेगमेटिक हर्निया है, प्लूरल इफ्यूजन है, ये सब सारी चीज़ें में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, अगर वहाँ आईसीडी डाल दिए तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है सीवियर प्लूरल एडहेजन, अगर प्लूरल में खूब सारा एडहेजन है तब वहाँ पे आईसीडी नहीं डालना है, आईसीडी अवॉइड करना है। तो 3 कंट्राइंडिकेशन है, अनकरेक्टेड कोआगुलोपैथी, डायाफ्रेगमेटिक हर्निया और सीवियर प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंट प्रिपरेशन। अब हम आईसीडी का प्रोसीजर करने वाले हैं, उसके लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले, क्योंकि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इन्फॉर्म और रिटर्न कंसेंट लेंगे, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करेंगे, सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे और रिटर्न कंसेंट लेंगे। दूसरा, हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए ताकि एंटीसेप्टिक प्रोसीजर कर सके। एनाल्जेसिया होना चाहिए, पेन होगा बहुत ज़्यादा, लोकल एनेस्थीसिया होगा, जैसे 1% 2% लिग्नोकेन, ठीक है। ब्लेड होना चाहिए हमें निक लगाने के लिए, 11 नंबर और 23 नंबर। तो पूछा जाता है आईसीडी के लिए कौन से नंबर का ब्लेड चाहिए, तो 11 नंबर दे। सूचर मटेरियल चाहिए, सूचर मटेरियल का नंबर 1 नंबर का, 1 नंबर मोस्टली यूज होता है, 2 नंबर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका ड्रेसिंग मटेरियल होना चाहिए, ड्रेस करने के लिए सारी जो चीज़ है ड्रेसिंग मटेरियल पूरा होना चाहिए। स्टेराइल क्या क्या होना है, स्टेराइल गाज पीस होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए आपके पास, गाउन, हम गाउन बियर करेंगे, ग्लव्स हाथ में पहनेंगे और गाज पीस उसमें जो सिक्रीशन आ रहे हैं वो सब चीज़ के करने के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा आईसीडी ट्यूब होना चाहिए। आईसीडी ट्यूब 6 नंबर से लेके 40 नंबर तक अवेलेबल है। पीडियाट्रिक में यूजुअली 14, 16, 18 नंबर डालते हैं, पीडियाट्रिक में 14, 16, 18, लेकिन जो अवेलेबल है मार्केट में 6 से लेके 40 नंबर तक, ठीक है। अब क्या करें, पेशेंट की पोजीशन क्या होना चाहिए, जो बेड इंड होगा उससे 30 to 60 डिग्री अप होगा, इंक्लाइंड होगा, ठीक है, और जो हैंड होगा वो तुम्हारा हेड के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे समझो पेशेंट की पोजीशन, जैसे पेशेंट मान लो लेटा है, तो ये जो अपर इंड है वो बॉडी की जो फ्लैट इंड से 30 to 60 डिग्री एलिवेटेड होगा, और जो हैंड होगा उसको हम ऐसे रखा देंगे दोनों साइड का। जब ऐसे रखा देंगे ऐसे तो क्या होगा, ये स्पेस क्लियर होगा। तो क्या हमने बताया मिड एक्सिलरी लाइन में डालना है, अगर ऐसे क्या होगा तो स्पेस दिखेगा नहीं दिखेगा, तो क्या करना, 30 डिग्री
एलिवेट करना ताकि और हैंड को ऐसे रखा देना। अगर आप दोनों साइड नहीं करा, जिस साइड करना है उसी साइड करा दो, ठीक है, चाहे दोनों साइड करा दो, ठीक है, लेकिन हम मान लो इस साइड करना है तो इस साइड इस करा दो ऐसे, ये तुम्हारा स्पेस पूरा हो जाएगा एक्सेसिबल वो करना। उसके बाद अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि ये इंटरकास्टल स्पेस है, मैंने कहा अपर रिब के लोअर इंफीरियर बॉर्डर पे बैन होता है, तो अगर आईसीडी अगर यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, इंजरी कर देगा, पक्का करे ना। तो अब कहाँ सुरक्षित है, जो लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर पे, सुपीरियर बॉर्डर पे। अगर हम आईसीडी जैसे यहाँ पे दिखाए भी हैं, आईसीडी ये प्लेस किए हैं, तो यहाँ पे सुरक्षित एरिया है, ठीक है। और यहाँ एरिया कैसे आइडेंटिफाई गए, सेफ्टी ऑफ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी मैंने बता दिया है, ठीक है वो चीज़। अब क्या करना है, पहले क्लीन कर लेना अच्छे से, क्लीन करने के बाद, ठीक है, उसमें निक लगाना, निक लगाने के बाद ब्लंट डिसेक्शन करना है, ब्लंट डिसेक्शन करने के बाद आईसीडी प्लेस करना है। जब आईसीडी प्लेस करेंगे तो एक चीज़ होता है कितना प्लेस करेंगे, तो उसमें आईसीडी में जैसे आईसीडी है यहाँ पे एक वो होता है अपर्चर, ठीक है, अपर्चर होगा जिसके थ्रू ही तो वो आएगा फ्लूइड बाहर, उसी के थ्रू आएगा ना। जैसे मान लो ये है, ये मतलब प्लूरा के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स प्लूरा, तो जो यहाँ फ्लूइड है इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू फिर इसमें से आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये अपर्चर है वो बाहर से 2.5 या 5 सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए। आप अपर्चर से मार्किंग कर लीजिए, ठीक है, एक 2.5 कर लीजिए, एक 5 कर लीजिए। आपने एक यहाँ पे 2.5 किया, एक 5, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, 2.5 वाला अंदर चला जाए, 5 वाले बीच में, ये तो एग्जैक्ट पोजीशन। इससे क्या होगा, लंग्स में नहीं जाएगा, इंजरी भी नहीं करेगा, ठीक है। उससे पहले पेन के लिए, हाँ, उसमें जो जैसे 1% लिग्नोकेन जो होगा 10 ml यूज करें, 10 ml 1% लिग्नोकेन 1 इंटरकास्टल शुड ब्लो, क्योंकि ध्यान दीजिए हमें जो यहाँ वाला है ना, ये वाला इसको यहाँ पे जो पेन के रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ वाली नर्व इसको ड्रेन करती है, मतलब वो करती है सप्लाई। तो हमें एक इंटरकास्टल नीचे करना है, मान लो ये 5th इंटरकास्टल स्पेस है, 5th में, तो आपको लिग्नोकेन 6 वाले इंटरकास्टल स्पेस में करना है, 6 इंटरकास्टल स्पेस में आपको लिग्नोकेन इंजेक्ट करना ताकि पेन ना हो, ठीक है। इंसर्ट के ये कर दिए, ठीक है। अब एक चीज होता है कि ये तो इंसर्ट करने का हुआ, ठीक है। इंसर्ट कोशिश करेंगे हम किसमें, एक्सपायरेशन में करेंगे, इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में करेंगे ताकि स्पेस बढ़िया हो। इंस्पायरेशन में करोगे तो लंग्स पता लगा ये है, लंग्स फूल के आके यहाँ पहुँचा हुआ है, फूल के इंस्पायरेशन में लगा, इसी को पंचर कर दोगे। तो आईसीडी कायदे से इंसर्ट करना है, कोई ऐसा बहुत नहीं, एक्सपायरेशन में कोई सांस बाहर खेल के खींच के छोड़ना है उसमें, तो लंग्स ऊपर गया होगा, आराम से इसको चला जाएगा, डैमेज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे, इंस्पायरेशन में इंसर्ट करेंगे। एक्सपायरेशन का कॉन्सेप्ट समझो, देखो हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो प्लूरल प्रेशर से ज़्यादा होता है। प्लूरा के अंदर हमेशा निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है, और बाहर एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो हमेशा जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कोई भी चीज़ हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, अंदर की एयर बाहर की एयर अंदर चली जाएगी। तो जो आप एयर निकालने के चक्कर में, फ्लूइड निकालने बल्कि और अंदर ये जाके मान लो उसको प्लोरिफिजन है तो न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा, और न्यूमोथोरैक्स ऑलरेडी है तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप कस के एक्सपायरेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम स्पेस को एकदम ये कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिमूव कर लिए। मान लीजिए गलती से एयर भी गई तो इसके बीच में स्पेस कितना है ही नहीं, स्पेस तो जाएगी एयर कहाँ, कि कस के आप इंस्पायरेशन करा दीजिए, यहाँ तक स्पेस ही नहीं तो एयर बाहर की एयर जाएगी कहाँ, या जाएगी थोड़ा तो कुछ समय बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी कस के, उसके बाद तो आप सूचर कर देंगे ना, सूचर करके बंद कर देंगे रास्ता, जहाँ रिमूव किया, रिमूव करने के बाद रास्ता बंद कर देंगे ना। तो हालांकि अब करंट गाइडलाइन करती है कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन किसी उसमें निकाल सकते हैं, लेकिन पहले की गाइडलाइन ये कहती थी, मेरे ख्याल से सही भी है, ठीक है। आपको मिनिमम प्रोटेक्टिव होगा और आपको न्यूमोथोरैक्स डेवलप होने नहीं देगा, ठीक है। तो इंसर्ट करना है एक्सपायरेशन में, रिमूव करना है इंस्पायरेशन में। कैसे करना है प्रोसीजर, क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आईसीडी हम कहाँ डालते हैं, ठीक है। तो ये 5th इंटरकास्टल स्पेस में, ध्यान दीजिए 5th इंटरकास्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन, 5th इंटरकास्टल
मिड एज। पहले वो वाला कन्फ्यूजन खत्म कर दीजिए कि न्यूमोथोरैक्स था सेकंड इंटरकास्टल स्पेस, और अगर पायोथोरैक्स है, प्लूरल डिफ्यूजन है, ये सब जो फिफ्थ इंटरकास्टल। अब आईसीडी हमेशा, चाहे पायोथोरैक्स हो, चाहे न्यूमोथोरैक्स हो, चाहे प्लूरल डिफ्यूजन, कुछ भी हो, आईसीडी की बात करें, आईसीडी हमेशा फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। जो तुम पढ़ते हो न्यूमोथोरैक्स में, टेंशन हो, वो निडिल थ्रोकोटोमी है। जो वाइट बोर्ड निडिल डालते वो तुम सेकंड इंटरकास्टल स्पेस में डालोगे, वो आज भी वही है। लेकिन अगर न्यूमोथोरैक्स है और आईसीडी डाले तो आईसीडी हमेशा फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो डिफरेंस दोनों में न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होगा, वो जैसे टिप है, टिप है, मान लो जैसे टिप है, तो टिप क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा लंग्स है, ये प्लूरल डिफ्यूजन है। अब आपने मान लो यहाँ पे डाला है, ठीक है, ये पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो टिप है उसको, अगर न्यूमोथोरैक्स है तो हमेशा एयर ऊपर जाता है, हल्की होने का, फ्लूइड होगा तो नीचे जाएगा, तो टिप उसका ये जाएगा। वही मैंने लिखा है, एंटीरियर आगे की तरफ और सुपीरियर, एंटीरो सुपीरियर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स है। और अगर प्लूरल डिफ्यूजन फ्लूइड नीचे जाता है तो इधर आएगा, तो पोस्टीरो इन्फीरियर। अगर ट्यूब यहाँ डाल रहे हैं तो इंटीरियर भी लाएंगे और सुपीरियर ले जाएंगे अगर एयर है, और अगर वही इफ्यूजन है तो पोस्टीरियर जाएंगे और डाउनवर्ड जाएंगे इन्फीरियर। तो ये दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आईसीडी डाल दिया, अब आईसीडी डालने के बाद सही आईसीडी पड़ी है, कहाँ गई, इसका कंफर्मेशन भी जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि कंफर्मेशन आप ट्यूब कैसे करेंगे। तो एक, अगर ट्यूब सही होगा तो मूवमेंट ऑफ कॉलम होगा। जो आईसीडी होगा, आईसीडी ये डाले हो मान लो, इसके अंदर मूवमेंट दिखेगा ना, अगर एयर होगा तो एयर का मूवमेंट दिखेगा, फ्लूइड होगा फ्लूइड का मूवमेंट दिखेगा ना, अगर आईसीडी सही जगह गई है तो, ठीक है। वही है मूवमेंट ऑफ ट्यूब कॉलम। दूसरा, फ्लूइड इनसाइड ट्यूब, अगर भाई इसमें प्लूरल डिफ्यूजन है, पायोथोरैक्स में फ्लूइड आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे डाला तो इसके थ्रू फ्लूइड दिखेगा, फ्लूइड दिखेगा, ठीक है। तो दूसरा कंफर्मेशन कैसे करें, फ्लूइड इनसाइड। तीसरा चीज, एक्सरे चेस्ट पोस्ट इंसर्शन, इंसर्शन के बाद एक्सरे चेस्ट कराएंगे। एक तो पहले हम कराए होते हैं जिसमें पता चलता है प्लूरल डिफ्यूजन है, न्यूमोथोरैक्स है, उसके बाद पोस्ट आईसीडी इंसर्शन, क्या इसकी जो जब आपको मोमेंट हो रहा है, फ्लूइड इनसाइड है, दिख रहा है, तो कंफर्म हो गया, इसके कराना जरूरी है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी के साथ साथ मस्ट है। इससे आप मोमेंट ऑफ ट्यूब से ये जान लो सही पड़ी है फ्लूइड इनसाइड से। लेकिन आपको दो चीज और देखना है, अगर आपको देखना है पोजीशन ऑफ ट्यूब कहाँ तक गई है, पोजीशन ऑफ ट्यूब, तो ये आपको एक्सरे करा के ही देख सकते हैं। दूसरा आपको देखना किंकिंग, कोई ट्यूब है ना, ट्यूब तो होता है, ट्यूब पचक भी सकता है, जैसे ना पानी कोई जा रहा है, पानी की नली होता है, उसको कहीं दबा तो पिचक गया, तो क्या उस फ्लो में आएगा? अगर पार्शियल किंकिंग है तो फ्लूइड तो आएगा, पस तो आएगा, लेकिन किंकिंग है ना, ठीक है। और अगर पोजीशन मान लो, हो सकता है जाके लंग से एकदम पास चली गई, ज़्यादा पोजीशन है, हो सकता है आपको, जैसे मैंने न्यूमोथोरैक्स में एंटीरियर सुपीरियर जाना चाहिए, हो सकता है नीचे चला गया हो, इसमें उल्टा हो गया हो, तो फ्लूइड तो आएगा, एयर तो आएगा, लेकिन उतना प्रॉपर जितने अच्छे तरीके से आना चाहिए नहीं आना। तो आंसर पहला होगा हाँ, मस्ट 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 है, एक्सरे चेस्ट आपको कराना है। क्यों कराना है? दो रीजन, पोजीशन ऑफ ट्यूब हमको देखना है और किंकिंग देखना है, तो इन दो रीजन के कारण हमें जरूर कराना है पोस्ट इंसर्शन चेस्ट एक्सरे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ट्रीटमेंट दिया, एंटीबायोटिक दिया, सब कुछ दिया आईसीडी से पास में, तो रिमूवल की क्राइटेरिया, आप जिंदगी में डाल के तो रखे नहीं, कभी ना कभी रिमूव करें, तो रिमूवल का क्या क्राइटेरिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्राइटेरिया रिमूवल का है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया मैंने लिखा था आईसीडी आउटपुट लेस देन 50 ml 2 to 3 days, 2 से 3 दिन लगातार 50 ml से कम आना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये है एडल्ट के लिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है, यही चीज वो लोग बच्चों में बताते हैं, आज कंफ्यूजन ये दूर करना है, ये एडल्ट के लिए है 50, ठीक है। हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, चिल्ड्रन के लिए होता है रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 क्या है? आईसीडी आउटपुट 20 ml से कम हो पर डे, या 2 ml पर केजी पर डे से कम हो।
2 ml पर केजी के मतलब मान लो कोई 10 किलो का बच्चा है तो कितना से कम होना, 10 दुनाई 20 ml से कम होना चाहिए, ठीक है। और कितने देर के लिए, 2 to 3, तो मैंने यहाँ ये 2 ले लिया, यहाँ ये 2 लिया, यहाँ ये 2, इसलिए ये मैंने बनाया था रूल ऑफ 2। ये कहीं बुक में किसी साइंटिस्ट का बनाया नहीं, ये मेरा अपना बनाया हुआ रूल है, ठीक है। तो हम भी पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते ना। हाँ, ये हमारा अपना रूल है, ठीक है। आप चाहो तो इसको याद करते हो, रूल ऑफ 2। 20 ml से कम, ओवरऑल 20 ml से कम हो या 2 ml पर केजी। अब देखो ये दो वैल्यू अलग अलग लिखने का क्या मतलब, मान लो इसका वजन 5 ही किलो होता, ठीक है, तो 5 किलो के अनुसार 5 दुनाई 10 ml। अगर मान लो किसी को 8 ml आ रहा है, ठीक है, तो उसके अनुसार तो तुम्हारा रिमूवल क्राइटेरिया में आ गया, ठीक है, उसके अनुसार भी आ गया, ठीक है, और इसके अनुसार भी आ गया दोनों। अगर मान लो यही इसका 5 किलो का बच्चा होता, 15 ml आ रहा होता, तो तुम्हारा 2 ml पर केजी के अनुसार रिमूवल क्राइटेरिया में नहीं आया और 20 ml के अनुसार रिमूवल क्राइटेरिया में आ गया, तो क्या इसको रिमूव करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब हमने यही इसका वेट ले लेते हैं 15 किलो, ठीक है, तो 15 दूना 30 से कम होना चाहिए। किसी का मान लो 25 ml आ रहा है, तो 20 के अनुसार तो नहीं रिमूव करना चाहिए और 2 ml पर केजी के अनुसार रिमूव कर देना, तो क्या करोगे? नहीं रिमूव करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। तो क्यों दोनों अलग अलग है, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्राइटेरिया कौन सा फॉलो करना है डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। ये समझो कि व्हिच एवर इज मतलब मोर वाला हम लेंगे, जो मोर है उसको ज्यादा वाला को हम लेंगे, ठीक है, वो क्राइटेरिया लेंगे। तो ये चीज। तीसरा क्राइटेरिया क्लियर सीरियस फ्लूइड, एकदम क्लियर मस्ट सीरियस फ्लूइड है, ठीक है, कोई बात नहीं है, फ्लूइड है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है नहीं यार, आप रिमूव कर सकते हो। और एक्सरे और क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है। एक्सरे देखिए, पहले बहुत सारा फ्लूइड था, कम हो गया, पहले पायोथेप ज्यादा था, कम हो गया, ठीक है, एक्सरे में वो दिखेगा ही। और क्लिनिकली पहले बच्चे की सांस बहुत तेज रेस्पिरेटरी रेट से ज़्यादा था, कम हुआ, आरएनटी या स्टेथो लगा रहे हैं, इंप्रूव हो रहा, सारी चीज़ें, ये चीज़ है। और एक और क्राइटेरिया होता है, जब मान लो जैसे हम क्या करते हैं, ऐसा आ रहा है, मान लो 2-3 दिन तक देखें, जो क्राइटेरिया है इन क्राइटेरिया से कम आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं उसमें 24 आवर्स के लिए आईसीडी को क्या कर देते हैं, जैसे आईसीडी है, जैसे ये है, ऐसे इसको क्लैम्प कर देंगे। क्लैम्प कर देंगे तो इससे बाहर फ्लूइड जाएगा ना, नहीं जाएगा। क्लैम्प कर देंगे, क्लैम्प करके दो चीज देखेंगे, हम 24 घंटा क्लैम्प करके देखेंगे, एक्सरे कराएंगे। मान लो उससे पहले एक्सरे में फ्लूइड यहाँ तक था, आपने एक्सरे कराया, पता लगा यहाँ तक हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, खूब सारा बढ़ गया, इसका मतलब गड़बड़ी है, अंदर बन रहा है, नहीं निकालना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्लिनिकली देखेंगे, उसका क्लेम करने के बाद उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, डिस्ट्रेस बढ़ गया, सुप्रास्टेनल रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया, एक्सेसरी मसल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसका मतलब उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, निकालना नहीं है, अभी ड्रेनेज की जरूरत है अभी, ठीक है। तो जो हम लोग क्लिनिकली करते हैं 24 आवर्स के लिए ट्यूब का क्लैम्प करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखेंगे और उसका एक्सरे करा के देखेंगे कि उसमें फ्लूइड बढ़ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये सारे, ठीक है, ये बहुत जगह बहुत कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, तो इस दोनों को मैंने क्लियर करने के लिए अच्छे। हाँ, एक चीज़ और है, जब आप देखो इस टर्म बहुत यूज किया, अंडर वाटर सील, आईसीडी के लिए टर्म होगा अंडर वाटर सील। तो अंडर वाटर सील का क्या मतलब है, ठीक है, जैसे मान लो जो आईसीडी का ट्यूब होगा, मान लो यहाँ ये है, तो ये आके इसमें एक वो रहेगा, नली रहेगा, उसमें रहता है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल सलाइन वगैरह भरा रहता है, ठीक है। ये जो अपर जहां तक पानी भरा है उसके 2 सेंटीमीटर नीचे होगा, एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर नीचे होगा, चाहे फ्लूइड हो चाहे एयर हो, कुछ भी हो, उसके नीचे होगा। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा मान लो जैसे इसको बाहर छोड़ दिए इसे, ठीक है, तो बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हमेशा एयर का ज़्यादा है, ये उल्टा चला जाएगा, लंग्स में भर जाएगा, चाहे उधर फ्लूइड आ जाएगा, इसका प्रेशर ज़्यादा, तो हमेशा हाई प्रेशर लो साइड, ठीक है। तो आपका पता लगा पेशेंट इंप्रूव होने के बाद वर्सन कर जाएगा, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हमेशा अंडर वाटर सील, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अंडर वाटर सील क्यों करते हैं। और आईसीडी एक ऐसा टॉपिक है, आपको सर्जरी में केस मिलता है, सर्जरी में आईसीडी पड़ा होता है, आपका मेडिसिन में पड़ेगा,
आपका पीडिया में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा किसी में तो ऑप्शन गायनी में, क्योंकि ऑप्शन गायनी में जो आईसीडी वाले पेशेंट आते हैं वो मेडिसिन में भेज देते हैं, वहाँ रखते नहीं है, इसलिए नहीं तो क्या फीमेल नहीं आती, फीमेल को भी प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उनको भी, लेकिन वो लोग करते नहीं, गायनी वाले करते नहीं, डरपोक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भेज देते हैं मेडिसिन वाले, ठीक है, तो मेडिसिन में करते हैं। तो तुम्हारा आईसीडी बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। कल कोई और इम्पोर्टेंट जो केस मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे, या हम वाइवा के जो पार्ट हैं, एक्सरे में क्या क्या कैसे देखते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है, या अम्बू को हम पढ़ा सकते हैं, अम्बू में कैसे क्या पार्ट होता है, क्या से आईसीडी मतलब वो राइस ट्यूब और जो ट्यूबिंग है कैसे करते हैं, फोलिज कैसे डालते हैं, क्या एसेप्टिक प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट नहीं कर पाते, अच्छे फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो क्लास डेली होगी, स्ट्रेंथ अच्छी आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना है।